दोस्तों, आज की यह खबर सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा झटका है जिसने पूरी दुनिया के समुद्री समीकरण हिला दिए हैं। आधी रात, काले समंदर का सन्नाटा और उसी सन्नाटे को चीरती एक रहस्यमयी आवाज जिसने भारत के एक जहाज को बना दिया ग्लोबल टेंशन का केंद्र। सवाल उठ रहे हैं, शक गहराता जा रहा है और अब मामला सिर्फ एक हमले का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल का लग रहा है। क्या यह भारत को उकसाने की साजिश है? क्या कोई छुपा हुआ खिलाड़ी पर्दे के पीछे से चालें चल रहा है या फिर यह सीधे सीधे भारत को चुनौती देने की कोशिश है? आज की यह रिपोर्ट आपको उस सच्चाई के बेहद करीब ले जाएगी जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ मध्य पूर्व की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के हर कोने में सुनाई दे रही है। और इसी भूचाल के बीच भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम उसे न केवल अपनी संप्रभुता बल्कि अपनी उभरती वैश्विक पहचान को भी साबित करना है। एक तरफ अमेरिका ईरान पर लगातार दबाव बनाता रहा है, चाहे वह आर्थिक प्रतिबंध हो, कूटनीतिक अलगाव हो या सैन्य धमकियां, तो दूसरी तरफ वही अमेरिका भारत के खिलाफ भी टैरिफ जैसे आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल करता नजर आता है। यह एक दिलचस्प लेकिन जटिल स्थिति है, क्योंकि भारत अब वह देश नहीं रहा जो बाहरी दबावों के आगे झुक जाए, बल्कि यह न्यू इंडिया है जो अपने हितों को प्राथमिकता देता है और वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी जगह खुद तय करता है। अमेरिका की रणनीति को समझना जरूरी है। जब वह ईरान पर हमला करता है, चाहे वह सैन्य कार्रवाई हो या आर्थिक प्रतिबंध, तो उसका मकसद सिर्फ ईरान को कमजोर करना नहीं होता, बल्कि उन देशों को भी संदेश देना होता है जो ईरान के साथ व्यापारिक या रणनीतिक संबंध रखते हैं। भारत लंबे समय से ईरान के साथ ऊर्जा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय संतुलन के मुद्दों पर जुड़ा रहा है। चाबहार पोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का एक अहम रास्ता है। ऐसे में जब अमेरिका ईरान पर दबाव बनाता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से वह भारत को भी एक दुविधा में डालने की कोशिश करता है। क्या भारत अपने पारंपरिक साझेदार के साथ खड़ा रहेगा या अमेरिकी दबाव के आगे झुक जाएगा? लेकिन भारत की नीति अब साफ हो चुकी है। रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। भारत अब किसी एक ध्रुव के साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ता, बल्कि अपने हितों के हिसाब से संतुलन बनाता है। यही कारण है कि एक तरफ भारत अमेरिका के साथ क्वाड, रक्षा सहयोग और टेक्नोलॉजी साझेदारी में आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ वह रूस से तेल खरीदता है और ईरान के साथ अपने संबंध बनाए रखता है। यह संतुलन ही भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब बात करते हैं अमेरिका के टैरिफ हमलों की। अमेरिका ने कई बार भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाए हैं, खासकर स्टील, एल्यूमीनियम और कुछ अन्य क्षेत्रों में। इसका उद्देश्य भारतीय निर्यात को कमजोर करना और अमेरिकी उद्योगों को बढ़ावा देना होता है। लेकिन यहाँ भी तस्वीर बदल चुकी है। पहले जहां ऐसे कदम भारत की अर्थव्यवस्था को हिला सकते थे, अब भारत ने अपनी आंतरिक ताकत को इतना मजबूत कर लिया है कि इन झटकों का असर सीमित रह जाता है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) जैसी नीतियों ने भारत को धीरे धीरे एक मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना शुरू कर दिया है। भारत का घरेलू बाजार भी उसकी सबसे बड़ी ढाल है। 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश खुद में एक विशाल उपभोक्ता आधार है। इसका मतलब यह है कि अगर वैश्विक बाजार में किसी कारण से झटका लगता है, तो भी भारत अपने घरेलू मांग के दम पर संतुलन बना सकता है। यही कारण है कि अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए चुनौती तो हैं, लेकिन संकट नहीं। ईरान के मुद्दे पर भी भारत ने बेहद संतुलित रुख अपनाया है। भारत ने कभी भी खुलकर किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया, बल्कि हमेशा संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। भारत यह समझता है कि मध्य पूर्व में अस्थिरता का सीधा असर उसकी ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। इसलिए वह न तो अमेरिका को नाराज करना चाहता है और न ही ईरान से अपने रिश्ते तोड़ना चाहता है। यही न्यू इंडिया की पहचान है, एक ऐसा देश जो दबाव में निर्णय नहीं लेता, बल्कि परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करता है। अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो अमेरिका की भारत पर नजर सिर्फ ईरान के कारण नहीं है। असल में भारत अब एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, आर्थिक, सैन्य और तकनीकी तीनों मोर्चों पर। अमेरिका यह जानता है कि आने वाले समय में एशिया का संतुलन भारत के बिना संभव नहीं है। इसलिए वह एक तरफ भारत के साथ साझेदारी बढ़ाना चाहता है, तो दूसरी तरफ उसे नियंत्रित रखने की कोशिश भी करता है। टैरिफ जैसे कदम उसी रणनीति का हिस्सा हैं। दबाव बनाओ, लेकिन रिश्ता भी बनाए रखो।
लेकिन भारत ने इस खेल को समझ लिया है। अब वह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि अपनी शर्तों पर खेलता है। उदाहरण के लिए भारत ने भी कई बार अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाए हैं। यह संदेश साफ है, भारत अब टेकिंग ऑर्डर्स वाला देश नहीं रहा बल्कि नेगोशिएटिंग इक्वल बन चुका है। न्यू इंडिया की सबसे बड़ी खासियत उसका आत्मविश्वास है। यह आत्मविश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि नीतियों और फैसलों में भी दिखता है। चाहे वह डिजिटल इंडिया के जरिए टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हो या रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण व प्रमोशन, भारत हर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। यही कारण है कि बाहरी दबाव अब उसे डिगा नहीं पाते। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जितना बढ़ेगा, भारत के लिए चुनौतियां उतनी ही बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही अवसर भी। भारत एक ब्रिज नेशन बन सकता है जो पश्चिम और पूर्व के बीच संतुलन बनाए रखे। वह एक ऐसा देश बन सकता है जो संवाद का रास्ता दिखाए, न कि टकराव का। यही भूमिका भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूत बनाएगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका की नजर भारत पर जरूर है, लेकिन वह नजर अब नियंत्रण की नहीं बल्कि साझेदारी की मजबूरी की है। भारत को अब किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। वह अपने दम पर खड़ा है, अपने फैसले खुद लेता है और अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है। इस पूरे परिदृश्य में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, भारत बदल चुका है। यह वही देश है जो कभी वैश्विक दबावों के बीच अपनी राह खोजने में संघर्ष करता था, लेकिन आज वही देश वैश्विक समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अमेरिका के टैरिफ हों या ईरान का संकट, भारत इन सब के बीच संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। यही है न्यू इंडिया, न झुकने वाला, न रुकने वाला और न ही डरने वाला। दोस्तों, समंदर के बीचों बीच एक विशाल जहाज, हजारों टन कच्चा तेल और उस पर तैनात मुट्ठी भर भारतीय नाविक, सब कुछ शांत था। लेकिन अचानक आधी रात को सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आवाज आती है और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की लहरें गवाह थीं कि एक भारतीय कप्तान के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पूरी दुनिया इस वक्त एक ही सवाल पूछ रही है, क्या जानबूझकर एक भारतीय जहाज को इस रणनीतिक चक्रव्यूह के बीच में फंसाया गया? क्या समंदर के उस संकरे रास्ते में, जिसे दुनिया का प्रेशर कुकर कहा जाता है, वहां भारतीय तिरंगे को चुनौती देने की कोशिश की गई है? रिपोर्ट में दावा है कि हमारे कप्तान घायल हैं, चालक दल संकट में है और ग्लोबल सप्लाई चेन की सांसें थमी हुई हैं। लेकिन रुकिए, क्योंकि भारत अब वो देश नहीं जो केवल कूटनीतिक चिट्ठियां लिखे। जब समंदर में हमारे बेटों पर आंच आई तो भारत ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति का रुख होर्मुज की तरफ मोड़ दिया। समंदर का बेताज बादशाह आईएएस विक्रांत अपनी पूरी ताकत के साथ मोर्चा संभाल चुका है। आज की रिपोर्ट किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हिंद महासागर के नए शक्ति प्रदर्शन की वो हकीकत है जिसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि वहां क्या हुआ, बल्कि सवाल यह है कि इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है। क्या वाकई ईरान की सरजमी से कोई ऐसी चूक हुई जिसने भारत के सब्र की आखिरी दीवार को तोड़ दिया, या फिर यह होर्मुज के पानी में किसी तीसरे खिलाड़ी द्वारा बिछाया गया कोई बहुत बड़ा रणनीतिक जाल है? आखिर क्यों एक भारतीय जहाज को ही बार बार निशाना बनाया जा रहा है? चलिए आज के इस बेहद खास एपिसोड में होर्मुज के उस खतरनाक जोन के भीतर चलते हैं और देखते हैं भारतीय नौसेना का वो पराक्रम जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। इससे पहले कि हम आईएएस विक्रांत के उस बड़े एक्शन की बात करें, हमें यह समझना होगा कि आखिर होर्मुज में उस रात हुआ क्या था। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टैंकर जब होर्मुज के सबसे संकरे हिस्से, जिसे चौक पॉइंट कहा जाता है, वहां से गुजर रहा था, तभी अचानक उसे कुछ अज्ञात नावों ने घेरने की कोशिश की। इसी आपाधापी के दौरान एक तेज आवाज की खबर आई जिसके प्रभाव से जहाज के मुख्य केबिन को नुकसान पहुंचा और हमारे भारतीय कप्तान गंभीर रूप से घायल हो गए। अब यहां से कहानी पेचीदा हो जाती है। यह इलाका पूरी तरह से ईरान की निगरानी में आता है, तो क्या यह कार्यवाही सीधे तौर पर ईरान की तरफ से थी या फिर यह उन समुद्री लुटेरों का काम था जिन्हें कुछ बाहरी ताकतों का समर्थन प्राप्त है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह दुनिया की धमनी है।
हर रोज दुनिया का 21 मिलियन बैरल तेल यहीं से होकर गुजरता है। अगर यहां एक पत्थर भी गिरता है तो उसकी गूंज न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज से लेकर भारत के पेट्रोल पंपों तक सुनाई देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय जहाज को निशाना बनाना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। भारत इस समय चाबहार पोर्ट के जरिए मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ऐसे में हॉर्मुज में भारत के लिए असुरक्षा का माहौल पैदा करना उन ताकतों की एक सोची समझी चाल हो सकती है जो भारत के बढ़ते कद से परेशान है। लेकिन शायद वह यह भूल गए कि यह 10,971 का दौर नहीं है जहां हम किसी विदेशी मदद का इंतजार करें। यह 2026 है जहां भारत अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाना जानता है। जैसे ही संकट की यह खबर नई दिल्ली पहुंची, साउथ ब्लॉक में मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। संदेश साफ था, अगर हमारे नागरिकों और हमारे व्यापारिक जहाजों पर आंच आई तो जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से दिया जाएगा। और इसी के साथ समंदर की लहरों पर एक ऐसी हलचल शुरू हुई जिसने खाड़ी के देशों से लेकर पश्चिमी ताकतों तक को हैरान कर दिया। दोस्तों, आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए। हजारों मील दूर एक अंधेरे समंदर के बीच जब हमारे जांबाज कप्तान और नाविकों को निशाना बनाया गया, तब उनके मन में क्या चल रहा होगा? शायद अपने परिवार का चेहरा, या शायद वह तिरंगा जो उनके जहाज पर शान से लहरा रहा था। वह हमारे और आपके लिए देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर उन खतरनाक लहरों से टकराते हैं। आज जब वह घायल हैं और हमारा आईएएस विक्रांत उनकी ढाल बनकर खड़ा है, तो क्या एक भारतीय होने के नाते हमारा यह फर्ज नहीं बनता कि हम उनकी इस बहादुरी को सलाम करें? अगर आपको अपने इन जांबाज नाविकों और भारतीय सेना पर गर्व है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे उन जवानों के लिए एक छोटा सा सम्मान है। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके यह 2 शब्द किसी सैनिक का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा सकते हैं। देशभक्ति की इस मुहिम को और बड़ा बनाने के लिए हमसे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दुनिया को पता चले कि जब हमारे बेटों पर बात आती है तो पूरा हिंदुस्तान एक सुर में बोलता है। चलिए अब वापस चलते हैं होर्मुज के उस मोर्चे पर जहां कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। जैसे ही भारतीय कप्तान के घायल होने की खबर फ्लैश हुई, दुनिया को लगा कि भारत शायद कूटनीतिक दबाव बनाएगा, शायद यूएन में शिकायत करेगा। लेकिन दिल्ली से आदेश कुछ और ही था। आदेश था प्रोटेक्ट एट ऑन कॉस्ट, हर कीमत पर सुरक्षा करें। और इसी आदेश के साथ अरब सागर की लहरों के ऊपर से आगे बढ़ा भारत का स्वाभिमान। आईएएस विक्रांत 45,000 टन का यह तैरता हुआ किला जब अपनी पूरी रफ्तार के साथ होर्मुज की तरफ मुड़ा तो समंदर की खामोशी एक बड़े तूफान के आने का संकेत देने लगी। आईएएस विक्रांत का वहां पहुंचना महज एक तैनाती नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश था। विक्रांत अकेला नहीं आया था, उसके साथ थे भारत के सबसे घातक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और स्टेल्थ फ्रिगेट्स। इस बेड़े ने हॉर्मुज के मुहाने पर ऐसी घेराबंदी की कि जो ताकतें भारतीय जहाज को निशाना बनाने की साजिश रच रही थीं, उनके रडार स्क्रीन पर भारत की शक्ति की गूंज सुनाई देने लगी। विक्रांत के डेक से गरजते हुए लड़ाकू विमानों ने यह साफ कर दिया कि भारत का सुरक्षा कवच अब सिर्फ हमारी सरहदों तक सीमित नहीं है। होर्मुज में उस वक्त तनाव अपने चरम पर था। एक तरफ ईरान की कोस्टल बैटरियां सक्रिय थीं, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बेड़े अपनी चालें चल रहे थे। लेकिन भारतीय नौसेना ने नो गो जॉन जैसा माहौल बना दिया। हमारे घायल कप्तान को रेस्क्यू करने के लिए नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर्स ने अंधेरी रात में वो ऑपरेशन अंजाम दिया जिसे केवल स्पेशल फोर्सेस ही कर सकती हैं। कप्तान को सुरक्षित बाहर निकाला गया और जहाज का कंट्रोल भारतीय मरीन कमांडोज मार्कोस ने अपने हाथों में ले लिया। अब दुनिया हैरान थी, क्या भारत सीधे तौर पर ईरान से टकराने वाला था, या फिर भारत ने उस अदृश्य दुश्मन की पहचान कर ली थी जो ईरान और भारत के रिश्तों में दरार डालना चाहता था। सूत्रों की माने तो जब आईएएस विक्रांत ने अपना रडार लॉक किया तो खाड़ी के कई देशों में हड़कंप मच गया। यह भारत की एक्टिव डिफेंसिव पॉलिसी का वो हिस्सा था जिसे आज से पहले इस स्तर पर कभी नहीं देखा गया। भारत ने साफ कर दिया कि हमारे व्यापारिक जहाजों के लिए हॉर्मुज का रास्ता अब किसी की मेहरबानी पर नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना की ताकत के भरोसे सुरक्षित रहेगा। जियोपॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि यह केवल एक कप्तान को बचाने का मामला नहीं था, यह उस रेड लाइन को खींचने का मामला था जिसे पार करने की हिम्मत अब कोई भी विदेशी ताकत नहीं करेगी, चाहे वो हॉर्मुज हो या मलक्का। भारत अब अपनी रक्षा की चाबी किसी और के हाथ में नहीं छोड़ने वाला। लेकिन क्या हॉर्मुज में जो हुआ वो अचानक हुआ था? जी नहीं।
अगर हम बीते कुछ हफ्तों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो एक ऐसी डरावनी तस्वीर उभरती है जिसे अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था। होमस के उस मुहाने पर भारतीय तिरंगे के खिलाफ एक अघोषित साजिश की शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। यह सिलसिला शुरू हुआ था 18 अप्रैल को, जब पहली बार एक भारतीय व्यापारिक जहाज को ईरानी पेट्रोलिंग बोट्स ने घेरने की कोशिश की और उसे जबरन अपना रास्ता बदलने पर मजबूर किया। दुनिया को लगा कि शायद यह एक गलतफहमी थी, लेकिन ईरान का इरादा कुछ और ही था। ठीक 4 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को एक नहीं बल्कि 22 भारतीय जहाजों को निशाना बनाया गया। उन पर लेजर गाइडेड सिस्टम से निगरानी रखी गई और उन्हें घंटों तक समुद्र के बीचों बीच रोक कर रखा गया। भारत ने तब भी संयम दिखाया, कूटनीतिक रास्तों से अपनी नाराजगी जताई, लेकिन जब सामने वाला आपके सब्र को आपकी कमजोरी समझ ले तो अंजाम बहुत बुरा होता है। ईरान यही नहीं रुका। 26 अप्रैल को एक और भारतीय जहाज के करीब संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया गया, मानो बार बार भारत की रेड लाइन को टच करने की कोशिश की जा रही थी। और जब इन सब हरकतों से भी भारत पीछे नहीं हटा, तो अब इस साजिश ने एक बेहद खतरनाक मोड़ लिया। अब तक हमला जहाजों की रफ्तार और रास्ते पर था, लेकिन इस बार सीधे हमारे भारतीय कप्तान को निशाने पर लिया गया। एक इंसान, एक लीडर और भारत के एक जांबाज बेटे पर किया गया यह प्रहार उस सब्र के बांध को तोड़ने के लिए काफी था जिसे भारत ने अप्रैल की शुरुआत से सहेज कर रखा था। जब कप्तान के घायल होने की खबर आई तो यह साफ हो गया कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। 18 अप्रैल से लेकर अब तक ईरान की इन हरकतों ने यह साबित कर दिया कि वह भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और चाबहार जैसे प्रोजेक्ट्स के बीच एक बाधा खड़ी करना चाहता है, लेकिन वह शायद गुहार पड़ना भूल गए। भारत ने अपनी कूटनीति की मेज को पीछे धकेला और सीधे समंदर के सीने पर अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए विक्रांत को खड़ा कर दिया। ईरान के इस बढ़ते दुस्साहस ने भारत को वो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो खाड़ी के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। विक्रांत के मोर्चे पर आते ही वह तमाम बोट्स और ड्रोन जो 18 अप्रैल से भारतीय जहाजों को परेशान कर रहे थे, मानो गायब से हो गए। हॉर्मुज के पानी में भारत की यह नई लाइन ऑफ कंट्रोल अब किसी भी साजिश को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जैसे ही आईएएस विक्रांत ने हॉर्मुज के मुहाने पर अपनी पोजीशन ली, दुनिया के पावर सेंटर्स में फोन घनघनाने लगे। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हर कोई इस बात से हैरान था कि भारत ने इतनी तेजी और आक्रामकता के साथ जवाब दिया है। अमेरिका, जो खुद इस इलाके में अपनी मौजूदगी बनाए रखता है, उसने भारत के इस कदम को सेल्फ डिफेंस का नाम दिया। लेकिन चीन और तुर्की जैसे देशों के खेमे में इस भारतीय पराक्रम ने बेचैनी पैदा कर दी है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, ईरान भारत जैसे अपने पुराने दोस्त के साथ ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे तीसरी ताकत का हाथ हो सकता है।